हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए फिर हम आ गए हैं फुल एनर्जी के साथ। क्यों? 2 दिन आराम किया, कोई लेक्चर नहीं डाला 2 दिन में, मस्त सोने का, और फुल एनर्जी के साथ पहुंचे हैं। आज धमाल मचाना है। तो चलिए आज हम आ गए नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके 10th वालों के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में, कुछ लोगों ने बोला सर बायोलॉजी का लेक्चर बनाइए। ओके, बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का पहला चैप्टर 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी हम लोग इसको पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब हम बार बार बोलते हैं। चलिए फिर पढ़ाई चालू करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में लाइफ वर्ड लिविंग से जुड़ा हुआ है। जो भी लिविंग होता है उसमें लाइफ होता है, और जो नॉन लिविंग है उसमें लाइफ नहीं होता। ना है कि लिविंग होने का क्या प्रूफ है? तो लिविंग होने का प्रूफ होता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे प्लांट आपने देखा होगा, प्लांट में वाटर फ्लो होता है, लाइक वाटर जाइलम लेके जाता है, फूड फ्लो होता है। हमारे बॉडी में भी आपने देखा ब्लड फ्लो हो रही है, मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहे हैं, ब्लड के अंदर फूड, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम, केमिकल्स, ये सब फ्लो हो रहे हैं। किसी भी लिविंग को अगर आप कंसीडर करोगे तो उसके बॉडी में फ्लो चल रहा है अंदर मॉलिक्यूल्स का। तो लिविंग का ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि लिविंग में आप ये टेक्निकल टर्म यूज करो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, एंड जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है वो लिविंग, और जिसमें नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग। इसमें एक एक्सेप्शन है वायरस। वायरस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता नहीं है, फिर भी वो लिविंग है। अब होता क्या है कहानी वायरस की, कि वायरस जब किसी होस्ट के बॉडी के बाहर होता है, मतलब आजकल पूरा वायरस फेमस है, वायरस तो सबको समझ रहा होगा, कोरोना वायरस। तो जब किसी होस्ट बॉडी के बाहर है तो वायरस, तो वो नॉन लिविंग जैसा बिहेव करता है, और जैसे वो मेरे बॉडी में आएगा तो एक्टिव हो जाएगा और वो लिविंग हो जाएगा। तो वायरस एक ऐसा लिविंग बोल सकते हो जिसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। जब वो बाहर रह रहा है तो उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हो रहा, फिर भी वो लिविंग के श्रेणी में आता है, लिविंग के सीरीज में आता है, ठीक है? तो एक्सेप्शन है वायरस, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस, नाम को पढ़ो, लाइफ प्रोसेस यानी द प्रोसेसेस। डेफिनेशन नोट करेंगे, पेन पेपर लेके बैठे और नोट करते जाएं। लिखेंगे नहीं, हम बायोलॉजी है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, हम समझाएंगे, मेन टर्म्स लिखेंगे। द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेन वर्ड क्या है? प्रोसेसेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन लाइफ, मेंटेन लाइफ, लाइफ मेंटेन, बस 2 वर्ड याद करें। द प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में कितने प्रोसेस आते हैं? कितने प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होना जरूरी है? अगर वो बंद हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है? तो उसका एग्जांपल है, पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझता होगा, फूड गेन करना और उससे एनर्जी गेन ऑब्टेन करना। रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, फूड को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराना बॉडी में, फूड फ्लो कराना एक जगह से दूसरे जगह, इसको सर्कुलेशन बोलते हैं। और एक्सक्रिएशन, हमारे ब्लड में जो इंप्यूरिटी है उसको बाहर निकालना। ये 4 चीजें आपको लिविंग होने के लिए जरूरी है। अगर इसमें से एक भी बंद हो गया, अगर इसमें से एक भी प्रोसेस बंद हो गया तो वी विल डेड, मर जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, इनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इनमें हम लोग सबसे पहला न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस 4 होते, याद हो गया होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन। ओके, पहला है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन है टेकिंग ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी। खाना खाइए और एनर्जी बनाइए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो डाइजेशन है। अरे भैया, डाइजेशन इज ए स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के वक्त होने वाला एक छोटा सा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन के अलावा और भी बहुत कुछ होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूट्रिशन, जिसको आप डाइजेशन समझ रहे हो बचपन से, दैट इज न्यूट्रिशन। यानी हम फूड खाएं और उससे हमको एनर्जी मिल गया तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अगर हम खा लिए एनर्जी नहीं मिला तो न्यूट्रिशन का कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब, न्यूट्रिशन एक वर्ड से बना नस्चर। नस्चर यानी क्या होता है? खाना, एनर्जी प्रदान करना, किसी भी चीज को एनर्जी देना। नर्सरी सुने होंगे जहां पे प्लांट को एनर्जी दिया जाता है, प्लांट ग्रो किया जाता है, यानी एनर्जी। एनर्जी वर्ड से न्यूट्रिशन आया है, यानी फूड आप गेन करो और उससे एनर्जी बनाओ। कोई ऐसा भी इसका डेफिनेशन लिखता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी सोर्स को अपने बॉडी में ट्रांसफर करना। बात एक ही हुआ, एनर्जी सोर्स मतलब फूड, फूड को आप ट्रांसफर करो, उससे एनर्जी मिल गया। इसको सिंपल में हम क्या बोले? टेकिंग ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी, खाना से एनर्जी। देखो यहाँ पे हमने बोला था जो भी टर्म्स हम लिख देंगे शॉर्ट में, डिटेल में चाहिए तो आप नोट करो।
फूड टू एनर्जी यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या एक और डेफिनेशन अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आप सोचोगे तो क्या है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी सोर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, चलिए अब अगला सवाल आएगा, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? सबको पता है यार, खाना खाओ खाते हो, एनर्जी। पहला जवाब तो सब लोग बोलोगे एनर्जी, जरूर बोलोगे। एनर्जी काहे के चाहिए? टू डू वर्क। दिन भर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, पबजी खेलना पड़ता, काम है ना, सोना पड़ता, ये भी काम है, बिल्कुल काम है, सोना भी काम है, सोते समय एनर्जी लगता है। तो टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी न्यूट्रिशन से आएगा। फॉर ग्रोथ, ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी में, उंगलियां बढ़ रही, बाल बढ़ रहे हैं, हाथ पैर, हड्डियां, मांस, चमड़ी, ये सब बढ़ रहा है ना, तो ग्रोथ के लिए चाहिए। फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, इधर भी कहीं भी कटते रहता है, टूटते रहता है, छीलते रहता है, फूटते रहता है, तो टूट फूट का जो हमारे बॉडी में रिपेयरिंग हमेशा चलते रहता है। कहीं कट गया तो घाव भरना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? खाना, फूड खाओगे तो उससे रिपेयरिंग होता है। क्लियर है? तो ये हो गया नीड, क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की। अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एनर्जी लेने के कितने तरीके हो सकते हैं, यानी बाहर से जो एनर्जी अपने बॉडी में डालोगे वो कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे लिया जा सकता है? तो दो तरीका, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का कोई टाइप नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक के तीन टाइप है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लिख लेना इसमें, और पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक। पहले हम लोग शुरू से देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक यानी न्यूट्रिशन, यानी खुद से न्यूट्रिशन करना। यानी इसमें कौन आते हैं? प्लांट। सबको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प के प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। देखो जो जो चीज यूज हमने लिख दिया है, सनलाइट का होना जरूरी है। यानी ऑटोट्रॉप्स यूज सनलाइट टू मेक देयर फूड या टू गेन एनर्जी या फॉर देयर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए वो लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या सिंपल ऐसा ही बोल सकते हो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो डेफिनेशन में ये वर्ड यूज करो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म prepare their food in the presence of sunlight is called autotrophic nutrition। या prepare their food without any help of another living organism, बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मदद के वो फूड प्रिपेयर कर ले, that process is called, बिना लिविंग ध्यान रखो, लिविंग की मदद नहीं लगता है, नॉन लिविंग का तो लगता है, बिना किसी लिविंग के मदद के फूड प्रिपेयर कर ले, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। यानी प्लांट जो होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी लिविंग पे डिपेंड नहीं है, नॉन लिविंग पे, जैसे CO2 पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है, वो तो नॉन लिविंग है ना, बिल्कुल। तो लिविंग पे किसी पे डिपेंड नहीं, इसलिए इसका सेल्फ हुआ गया। अब ऐसी इनमें क्या खास बात है कि ऐसा कर लेते, हम लोग नहीं करते? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। भाई जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल में आता हो, आपको पता होगा ब्लू ग्रीन अलगी एंड सम ईस्ट, कुछ ईस्ट भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, जिनमें क्लोरोफिल होता है, और उनमें क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉपिक में आ जाएगा। मोस्टली प्लांट ही ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। आप बचपन में कहा था कि एक्सेप्शन पढ़े होंगे, ब्लू ग्रीन अलगी भी आता है इसमें ऑटोट्रॉपिक में, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास, ऐसा कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्या कर सकते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल 9th में आप पढ़ के आए होंगे, वो डाइवर्सिटी वाले में कुछ बैक्टीरिया के नाम था जिनमें क्लोरोफिल होता था, वो ऑटोट्रॉप्स होते थे। बिल्कुल, तो ऑटोट्रॉपिक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लोरोफिल का होना। क्लोरोफिल अगर है भैया, अगर हमारे में भी क्लोरोफिल आ गया, अगर हम हरे हरे हो गए, हरियाली, तो हम भी सन से एनर्जी डायरेक्ट ले सकते हैं, हमको भी किसी दूसरे लिविंग की जरूरत नहीं है। ओके, क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट चाहिए, बिल्कुल सनलाइट चाहिए। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सनलाइट, बिकॉज सनलाइट से उनको एनर्जी लेना पड़ता, और उस एनर्जी की मदद से वो क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। भाई हमको भी तो एनर्जी चाहिए, तुमको गैस का एनर्जी लगता ना, हाँ, तुम्हारे लिए गैस है, चूल्हा है, तुम खाना बना लेते हो। प्लांट के पास क्या है? गैस चूल्हा नहीं है, उसके लिए सनलाइट है। क्यों? गैस और चूल्हा भी तुमको एनर्जी देता है फूड को बनाने के लिए, और उसी तरह हमारे प्लांट को एनर्जी कौन देता है? सनलाइट। बिल्कुल, तो वहां पे सनलाइट चाहिए, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी की मदद से वो फूड बनाते हैं। कैसे हम आगे समझाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा होगा, बिल्कुल नहीं देखे तो देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल जाते हैं किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो बैलेंस करें, जो भी मेथड आता है। यहां कार्बन 6 है तो यहां 6 लगा दो,
यहाँ पे 6 लगा दो और यहाँ पे 6। कुछ लोग यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6, मतलब क्या हुआ हम बता रहे हैं, मतलब प्लांट लेता एक्स्ट्रा वाटर है और उसमें से कुछ वाटर रिलीज करता है, बिल्कुल स्टोमेटा से, आप जानते हो। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है 12 और 6। लेकिन अगर केमिस्ट्री के हिसाब से सोचो तो इधर 6 और इधर 12 लिखना अलाउ नहीं है, एक ही चीज दो बार नहीं लिख सकते, इसको इधर से माइनस करके 6 भी लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा, बिल्कुल। बट दिस विल बी द एक्चुअल, ये एक्चुअल है, मतलब लिया पानी 12, 6 पी गया, बाकी 6 वेस्ट, मतलब यूज किया दूसरे काम में, स्टोमेटा ओपनिंग में। ओके, तो फिर से समझते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक। देखो सिंपल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सुने होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं जो लिविंग में पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग में, बिल्कुल। देखो सिंपल, सिंपल मतलब छोटे छोटे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपल है, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग है, को बदल देता है। ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स बड़ा सा हो गया, ऑर्गेनिक है ना, अब ये प्लांट में आ गया तो ऑर्गेनिक हो गया। यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत छोटा सा लाइन है बट ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत समझना चाहिए इसको, पूरा थीम इसी में छुपा हुआ है। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक को, छोटे छोटे इनऑर्गेनिक को, नॉन लिविंग से आने वाली चीजों को बदल देता है बड़ा और लिविंग बना देता है, बिल्कुल ठीक है। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होता है, प्लांट होता है, और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, ठीक है, अलगी भी आ जाएगा, ये सब लोग ऑटोट्रॉप्स है बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वॉट एवर, और क्या क्या बता सकते हैं हम लोग, ये दे कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हो गया याद, चलिए आगे। अब ऑटोट्रॉपिक में थोड़ा डिटेल में हम लोग को चलो। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने बता दिया डेफिनेशन, क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर कर ले विदाउट हेल्प ऑफ एनी अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। They can prepare their food without any help of another living organism. They do not depend on another organism for their food. क्लियर है? तो सबको पता होगा इस ये कौन करता है, तो प्लांट। क्यों करता है और कैसे करता है, तो उसका जवाब है फोटोसिंथेसिस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब मेक, एंड लाइट में खाना बनाना है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो डेफिनेशन अगर तुमको याद करना है फोटोसिंथेसिस का, तो ये रिएक्शन याद करो। इस रिएक्शन में आपको सब मिलेगा, डेफिनेशन, एग्जांपल, सब कुछ। ध्यान से देखो क्या है, आपको अभी हम बताए थे कि ये सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, यही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो क्या डेफिनेशन बोलेंगे, द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, जो भी बोलना है बोलो। रिएक्शन पढ़े होंगे आपने, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ के आओ, बहुत फायदा हो रहा होगा फिर यहाँ पे। रिएक्ट टुगेदर, कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, सनलाइट को खींचने के लिए। सनलाइट क्यों चाहिए, सनलाइट एनर्जी देगा इस काम को करने के लिए। टू फॉर्म ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट परिवार का सदस्य है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैमिली। तो आप कार्बोहाइड्रेट बोलो या ग्लूकोज बोलो, बिल्कुल सही है। तो टू क्या बता रहे थे फिर से एक बार, द प्रोसेस, पहला वर्ड द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वहां वाटर बोल चुके हैं। टू प्रिपेयर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल है, सारे वर्ड्स को मिला के लिख दो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये दिस, खत्म हो गया डेफिनेशन। ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है, आपको समझ गया होगा, क्लोरोफिल। जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा वही ऑटोट्रॉप्स है। तो आप चाहो तो ऑटोट्रॉप्स का एक डेफिनेशन बना सकते हो अपने मन से। ऑटोट्रॉप्स क्या है, द ऑर्गेनिज्म या द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेरी सिंपल, फोटोसिंथेसिस बोल दिए, सब आ गया ना यार, सब आ गया ना इसमें। सिंपल से कॉम्प्लेक्स आ गया, क्लोरोफिल आ गया, बिना सनलाइट आ गया, सब आ गया, जो जो हम अलग अलग बोल रहे थे यहाँ सब आ गया। ओके, एक यहाँ पे स्टार्च हमने नाम लिखा है। देखो स्टार्च क्या होता है, देखो हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग, वो जो खाना हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट हमने खाया और हम जितना यूज किए और नहीं यूज किए तो मेरे बॉडी में जमा हो जाता है, सबको पता है, वो पेट निकलता है, मोटे हो जाते हैं, फैट बढ़ जाता है। तो ये जमा होता है किस रूप में, तो याद रखेंगे ग्लाइकोजेन के रूप में। एनिमल में किस रूप में जमा होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजेन में। और प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च में।
यानी जब आप प्लांट खाते हो, देखो एक पेड़ का हम पत्ती खा रहे हैं या उसका रूट खा रहे हैं, स्टेम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें स्टार्च जरूर होगा, कच्चा खाओगे तो। कोई बोला कैसे सर? क्योंकि प्लांट खाना क्या बनाता है? ग्लूकोज। स्टोर किस रूप में करता है? स्टार्च। और हम खाएंगे तो स्टोर फूड ही खाएंगे, यूटिलाइज वाला फूड तो खा नहीं लेंगे हम। जो फूड वो बना के यूज कर गया वो तो हम खा नहीं पाएंगे, जो स्टोर करके रखा है उसी को हम खाएंगे। तो प्लांट का जो भी कच्चा चीज आप खाते हो उसमें सभी में स्टार्च होता है, ठीक है। तो स्टार्च आया कहां से? प्लांट में। तो प्लांट प्रिपेयर देयर फूड ग्लूकोज एंड दे स्टोर देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है? तो प्लांट स्टोर देयर फूड या कार्बोहाइड्रेट गेट स्टोर्ड, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रहेगा, स्टार्च और स्टोर वर्ड दोनों ऐसे बिल्कुल याद रहेगा। स्टोर हो जाता है कौन? जमा हो जाता है कौन? ग्लूकोज। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। प्लांट में स्टार्च होता है, याद हो गया? ओके। 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है इसको जरा ध्यान देखो। यहाँ पे CO2, यहाँ पे वाटर और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन, यानी कार्बन है ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों है, यानी इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन इसमें जुड़ना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन तभी जुड़ेगा और ऑक्सीजन अलग काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी निकालना है। तो हाइड्रोजन तभी जुड़ेगा जब ये टूटेगा। समझ में आ रहा होगा? फिर से देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन। नंबर पे ध्यान मत दो, नंबर तो बैलेंसिंग से आ जाता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें इस कंपाउंड के देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस कंपाउंड के देखो कार्बन ऑक्सीजन। मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन का कोई सामान है, उसमें हमको हाइड्रोजन में मिलाना है, तो इधर से हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, लाके बिल्कुल डालना पड़ेगा। तो इसी 3 स्टेप इसी से बनाया हुआ है, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सन लाइट एनर्जी। सन के लाइट में एनर्जी होता है, सबको पता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई क्लोरोफिल। ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है प्लांट को। अब ये एनर्जी है तो एनर्जी क्या करता है? कुछ काम करता है, बिल्कुल काम करेगा। प्लांट में क्या करेगा? देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। आपने साइंस में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, सिर्फ बदल सकते हैं। यहां पर भी वही हुआ, लाइट एनर्जी खींचा और उसको केमिकल एनर्जी बना लिया। केमिकल एनर्जी बनाने का मतलब कुछ रिएक्शन किया होगा। देखो यहां पर मैंने समझाया, ये दैट इज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दैट इज, शॉर्ट में IE। दैट इज, इसका मतलब ये देखो, यहां से इसको समझो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल, लाइट से केमिकल, यानी लाइट से कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाला है। क्या हुआ भाई? देखो, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल यहां यही समझा रहे थे, यानी ये वाटर जो है वो टूट गया क्या में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और फिर क्या होगा? ये हाइड्रोजन जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को मिल जाएगा, जुड़ जाएगा उसमें, तो ग्लूकोज बन जाएगा। बिल्कुल आ गया होगा समझ में? बिल्कुल यहां वही बोल रहा है। देखो कि क्या हुआ? लाइट एनर्जी। आप सोचो, तुम एक एक चीज क्लियर करो। क्लोरोफिल क्यों चाहिए? लाइट को एनर्जी करने के लिए। लाइट क्यों चाहिए? वाटर को तोड़ने के लिए। वाटर क्यों तोड़ना है? क्योंकि वाटर तोड़ोगे तो ग्लूकोज बनेगा। आया मजा? बिल्कुल। चलो तो देखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, that is splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy। लाइट एनर्जी ने वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट देखो, रिडक्शन। आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन के 3 डेफिनेशन होते थे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां क्या हो रहा है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इसको जाके मिल रहा है तो हम रिडक्शन बोल सकते हैं। किसका रिडक्शन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। नाम हमेशा रिएक्टेंट का बोलना बताए थे। रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको ऐसा पढ़ो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, उसको हाइड्रोजन मिल गया टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। बोलो आया समझ में? फिर से 3 स्टेप रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्लोरोफिल ने एनर्जी अब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मतलब वाटर को स्प्लिट किया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लाइट एनर्जी ने। देखो तुम या तो ये डायलॉग बोलो, यहां तक ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या तुम दैट इज, इसका मतलब ये है कि देखो ये है वाटर, ये केमिकल है, ये टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बाय लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी ने केमिकल एनर्जी में बदल दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? यह हाइड्रोजन जाके ऐड होगा किसमें? रिडक्शन याद रहे तो ठीक, नहीं तो लिख दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस इज 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताते हैं, ये स्टेप एक के बाद एक है, हाँ कोई जरूरी नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हो? बिल्कुल ये स्टेप एक के बाद एक होगा, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट प्लांट की। जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनको पानी की कमी होती है, सबको पता है, तो वो डे टाइम में अपना स्टोमेटा नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर वो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन करेंगे, देखो स्टोमेटा क्यों ओपन करना है थोड़ा समझते हैं। स्टोमेटा क्यों ओपन करना पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड
तो अगर वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड खींचने के लिए स्टोमाटा खोलेंगे तो उनका जो पानी है उड़ जाएगा, क्योंकि वहां एक तो पानी कम है और हीट भी ज्यादा है। तो वो ऐसा करते नहीं है। डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं कि रात में, ध्यान सुनना, उसमें पहला स्टेप ये होता है, बाद में ये दोनों होता है, मतलब ये 1 2, पहले 3 फिर 1 2, ऐसा सीक्वेंस चलता है। मतलब क्या करते हैं वो कि नाइट टाइम में, ध्यान सुनो, नाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट में माहौल वहां ठंडा होता है, स्टोमेटा खोलेगा तो पानी लॉस नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया रात में। हाँ बिल्कुल, रात में हमने सब्जी वब्जी काट के रख लिया, कल सुबह बना लेंगे यार, कोई जरूरत नहीं कि आज ही काटे आज ही बनाए, टाइम नहीं है ना अपने पास। तो वैसा कुछ। तो क्या हुआ कि रात में तैयारी कर लिया उसने अगले दिन का, तो रात में क्या करता है डेजर्ट प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ इंटरमीडिएट बना लेता है। एक वर्ड है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपने सुना होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब होता है बीच का। जैसे रिएक्टेंट, ये देखो, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, जब ये टूटा उस वक्त जो कुछ बना वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। ऐसा कुछ, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, यानी प्रोडक्ट बना नहीं है। प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब लाइट आएगा, लाइट तो है नहीं रात में। तो उसने क्या किया कि कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया और कुछ इंटरमीडिएट, ये वर्ड याद करना पड़ेगा। डेजर्ट प्लांट में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, तो उल्टा होता है। डेजर्ट प्लांट नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके इंटरमीडिएट बना लेता है, और डे टाइम में जब सनलाइट आएगा फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को ये प्रोसेस करेगा अपना, मतलब वाटर को तोड़ेगा, फिर वाटर को तोड़ने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और इसको जाके मिल जाएगा। समझ गया होगा, पहले ये स्टेप होगा फिर ये, क्लियर है। डेजर्ट में उल्टा होता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और दिन में जाके फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया है आपको, 3 स्टेप्स हमने बता दिया। रिएक्शन समझ ही गया होगा, रिएक्शन आपको लर्न करना ही पड़ेगा, 4-5 बार लिखो याद हो जाएगा। अब देखो, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या शर्त जरूरी है, तो इस रिएक्शन में सारे जवाब तो इस रिएक्शन को याद करने में भलाई है। यानी क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, दिख रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये 4 चीज चाहिए, बिल्कुल। अब कोई बोला हम नहीं मानते कि ये चाहिए, भाई आप प्रूफ करो। तो इसके लिए इनके वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखो, वेरिफिकेशन ध्यान से समझेंगे, वेरिफिकेशन दैट, ये वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। क्या वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये सारा वेरिफिकेशन होता है स्टार्च टेस्ट से। अब स्टार्च टेस्ट क्या है, ध्यान से समझेंगे। आपको अभी हमने बताया था कि प्लांट अपना जो फूड बनाता है ग्लूकोज, और उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में। यानी आपको ये भी पढ़ा होगा आपने 9th में कि प्लांट के अंदर स्टार्च होगा ही होगा। क्यों होगा, तो उसके पास वैक्यूल्स होता है जिसमें फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, यानी स्टार्च पक्का है। तो स्टार्च को टेस्ट करना है कि प्लांट में स्टार्च बना कि नहीं। अगर स्टार्च बना तो फोटोसिंथेसिस हुआ है, और नहीं बना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। यानी हमको यहां पे टेस्ट करना है कि इसमें से किसी एक को भी हम एब्सेंट कर दें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि सब चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 है ये नहीं है तो नहीं होता, ये कोई भी 3 है और चौथा नहीं है तो नहीं होता फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमने क्या किया, स्टार्च टेस्ट करना है। स्टार्च टेस्ट कैसे होता है एक बार समझ लेंगे तो सब में हम लोग वही अप्लाई करेंगे। चलो, पहला सनलाइट वाला। सनलाइट के लिए आपको क्या करना है, एक प्लांट ले लो, ध्यान समझेंगे, एक प्लांट ले लो, उस प्लांट का एक लीफ सेलेक्ट करो, उस लीफ के आधे भाग में या बीच में कुछ दूर आप एल्यूमिनियम फॉयल बांध दो। कौन सा फॉयल, एल्यूमिनियम का फॉयल आता है ना, आपने देखा होगा जिसमें खाना पैक होता है, बिल्कुल वो लाओ और पत्ती पे अच्छे से लपेट दो उसको, क्लिप से दबा दो उसको। उसके बाद इस प्लांट को सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 to 4 डेज डार्क रूम में रखना है। ये सवाल आएगा क्यों भाई, तो होता क्या है, प्लांट हमेशा एक्सेस फूड बनाता है और स्टोर कर रखता है। तो हमको पहले उसका जो स्टोर्ड स्टार्च है, जो उसके प्लांट के अंदर पहले से जमा वाला स्टार्च है, उसको खत्म कराना है। नहीं तो क्या होगा, हमारा टेस्ट का रिजल्ट फेल हो जाएगा। मतलब हम चेक करेंगे तो हो सकता है जो पहले वाला जो स्टार्च जमा है वही टेस्ट में बता देगा कि स्टार्च है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये पहले वाला है कि अभी वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, कि उसके अंदर जो स्टोर है उसको खत्म करो। तो उसके लिए इसको डार्क रूम में रखो। तो सबसे पहला स्टार्च टेस्ट का पहला स्टेप कि स्टोर्ड स्टार्च जो है उसको यूज कराओ। सबसे पहला स्टेप है, यानी प्लांट को 2-3 दिन डार्क में रखना ही होगा। सबसे पहला स्टेप जब भी हम स्टार्च टेस्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका स्टोर्ड स्टार्च खत्म हो जाएगा। अब उसको हम सनलाइट मतलब फोटोसिंथेसिस कराने के लिए लाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस प्लांट को उठा के धूप में रख दिए
एक दिन 2 दिन रख दो, एक दिन नहीं रखे 4 घंटे भी रख दे तो अपना काम हो जाएगा। फ्यू आवर्स भी बोल सकते हैं, फ्यू आवर्स तक इसको रख लो। उसके बाद क्या करो, इस लीफ को प्लग आउट कर लो, तोड़ लो, क्योंकि इसमें हमको यहाँ पे टेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जब एल्यूमिनियम फॉयल लगा था तो वहां लाइट तो गया नहीं, और बाकी इधर इधर लाइट गया है राइट साइड में, तो लाइट गया है, जहां नहीं गया है वहां अगर स्टार्च नहीं बना तो हमसे ये प्रूफ हो जाएगा कि बिना सनलाइट का स्टार्च नहीं बनता है। बाकी सब तो इसको मिल रहा है ना, इसको क्लोरोफिल मिला, जी हाँ पूरे प्लांट में क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला, मिला हवा में है। वाटर मिला, ये रूट से मिला होगा, बिल्कुल सब मिला है, सनलाइट नहीं मिला इतने दूर। तब क्या करना है आपको, लीफ को बॉयल करना है वाटर में। तो इसको समझेंगे वाटर में क्यों बॉयल करते हैं, क्योंकि सबको पता होगा कि हर सेल के बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो हम इसमें आयोडीन डालते हैं। देखो स्टार्च टेस्ट के लिए आयोडीन यूज होता है, बिकॉज आयोडीन क्या करता है, स्टार्च से रिएक्शन कर जाता है। आयोडीन स्टार्च से क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और ब्लू ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है, रंग आ जाएगा, कलर आ जाएगा। रिएक्शन करेगा तो कलर चेंज होता है, आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर। तो आयोडीन जब रिएक्ट करेगा स्टार्च से तो ब्लू ब्राउन या ब्लैक ब्राउन भी बोल सकते हो, कलर प्रोड्यूस करेगा। तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आप लीफ पे कोई भी चीज डालो तो वो अंदर नहीं जाता है, वो गिर जाता है नीचे। आयोडीन सोल्यूशन होता है पानी जैसा, वो कैसे जाएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए पानी में उबाल दो। किसी भी लीफ को जब हम पानी में उबाल देंगे तो उसके सेल मेम्ब्रेन फूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बिल्कुल ओके। उसके बाद क्या करना है, तीसरा रिमूव। उसके बाद क्या करना है, इसको बॉयल इन अल्कोहल। बॉयल इन अल्कोहल। ये अल्कोहल में क्यों उबाल रहे हो, दारू में क्यों उबाल रहे हो भाई दारू क्यों पिला रहे? तो अल्कोहल में उबालने का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल एक कंपाउंड है, एक केमिकल कंपाउंड है, वो हो सकता है आयोडीन डालने पर रिएक्शन आयोडीन से कर जाए, तो पहले उसको हटा दो। तो बॉयल इन अल्कोहल। अल्कोहल क्यों बॉयल करते हैं, रिमूव क्लोरोफिल। तो आपको इससे नॉलेज भी बढ़ रहा होगा कि भाई आपको सेल मेम्ब्रेन तोड़ना है तो पानी में उबाल दो पत्ती को, अल्कोहल में बॉयल करो तो क्लोरोफिल। अब जो लीफ हो जाएगा, जब आप तुलसी का काढ़ा बनाते हैं ना, हाँ बनाते होंगे, तो आपने तुलसी पत्ती को उबाला होगा तो पहले वो पूरा ग्रीनिश का कलर गायब नहीं होता है, उसको अल्कोहल में उबाल दो तो व्हाइट हो जाएगा, डीप व्हाइट नहीं, हल्का येलो टाइप का, मतलब ग्रीन कलर गायब हो जाएगा, व्हाइट टाइप का। अब उस लीफ को धुल लो। अब उसमें करना है स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट के लिए पहले आपको आयोडीन सोल्यूशन यूज करना है। आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन जो होगा प्रोड्यूस ब्लू ब्राउन कलर या ब्लैक ब्राउन कलर, जो भी बोल सकते हैं आप। स्टार्च सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक। प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर बाय रिएक्टिंग विथ स्टार्च। यानी स्टार्च से रिएक्शन करके, दिख रहा है क्या, अरे रे थोड़ा सा कट गया, बाय रिएक्टिंग विथ स्टार्च, बाय रिएक्टिंग विथ स्टार्च। स्टार्च से रिएक्शन करके आयोडीन, मतलब जहां जहां स्टार्च होगा वहां ब्लैक ब्राउन बनेगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं बनेगा। तो ये लीफ में हमने जो किया, सबसे पहले हम इसको क्लोरोफिल निकाल लिए थे, व्हाइट टाइप का हो गया होगा, येलो टाइप का, और पूरे लीफ में इतने दूर छोड़ के ब्लैक ब्राउन कलर बनेगा जब आयोडीन सोल्यूशन में डुबाओगे तो। इससे क्या मतलब पता चला, इससे मतलब पता चला कि यहां पे स्टार्च है, यहां पे स्टार्च है, यहां पे स्टार्च है ही नहीं। स्टार्च नहीं है मतलब फूड नहीं बना, वहां पे फूड नहीं बना, नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ये स्टार्च टेस्ट, तो ये समझ में आ गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि सनलाइट अगर आप नहीं दोगे किसी पार्ट को प्लांट में तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लीफ में उस जगह पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ओके डन। इसी तरह हम सबका वेरिफिकेशन करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। स्टार्च टेस्ट, ये समझ जाओ स्टार्च टेस्ट के कितने स्टेप होते हैं, 4। पहला स्टेप, उसमें स्टोर्ड स्टार्च खत्म करना डार्क रूम में रख के। दूसरा, उसके बाद उसको, मतलब दूसरा स्टेप है, फिर उसको धूप में लाके रखो। फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस कराने के बाद उस पार्ट को तोड़ लो और उसको पानी में बॉयल करो ताकि उसके सेल मेम्ब्रेन टूट जाए। फिर उसको अल्कोहल में बॉयल करो। अल्कोहल में बॉयल करने से क्लोरोफिल हट जाएगा। क्यों हटाना है क्लोरोफिल? बिकॉज क्लोरोफिल रिएक्ट कर सकता है आयोडीन से। ओके, उसके बाद उसमें आयोडीन डालना। आयोडीन स्टार्च जहां पे प्रोड्यूस, जहां भी स्टार्च होगा वहां पे आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा और ब्लैक ब्राउन कलर बनाएगा, तो इससे स्टार्च टेस्ट बोलते हैं। ठीक है,
तो इससे इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल के लिए आप एक प्लांट जानते होंगे, मनी प्लांट, उसको वेजिटेटिव प्लांट्स भी बोलते हैं, जिनकी लीव्स जो होते हैं वो पूरा ग्रीन नहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे फूल वगैरह रहता है जिनके पत्तियों में क्या होता है, ग्रीन कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर सब रहता है, ये ग्रीन है, बाकी ये व्हाइट है या येलो है। मनी प्लांट तो सबने देखा होगा, उसमें पूरा ग्रीन नहीं रहता है, येलो येलो भी पार्ट रहता है। तो जहां ग्रीन है वहां पे क्लोरोफिल होगा, सबको पता है क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। जहां व्हाइट, येलो या रेड है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, ये पक्का है। ओके, तो ऐसा प्लांट आपको अब सिलेक्ट करना और स्टार टेस्ट करना है, बस आपको आगे खुद समझ सकते हो। फिर से समझ लो जल्दी जल्दी। आप एक प्लांट ले लो, उसको पहले डार्क रूम में रखो ले आके, उसका लीफ ऐसा होना चाहिए। डार्क रूम में रखने से क्या होगा, उसका स्टार्ट यूज हो जाएगा। उसके बाद उसको सनलाइट में लाओ, सनलाइट में लाने के बाद 4-5 घंटे छोड़ दो उसमें फोटोसिंथेसिस होने के लिए। उसके बाद क्या करो, उसके एक लीफ को तोड़ लो और उसको वाटर में बॉयल करो ताकि सेल मेम्ब्रेन टूट जाए। बॉयल इन अल्कोहल ताकि क्लोरोफिल हट जाए। उसके बाद उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालो। आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो जहां पर क्लोरोफिल था वहां पर ब्लैक ब्राउन कलर बनेगा, क्योंकि वहां पे स्टार्च बना होगा, और जहां पे व्हाइट कलर था वहां पे ब्लैक ब्राउन कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब वहां स्टार्च नहीं बना। इट मींस क्लोरोफिल जहां नहीं होता वहां पे स्टार्च नहीं बनता है। ओके, दिस इज डन। अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको एक प्लांट लेना है, ध्यान समझेंगे, और उस प्लांट को एक जार में बंद करें। अरे जार में क्यों बता रहे हैं, ये एक जार में बंद करना है। क्यों जार में? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाना चाहिए बाहर से, ऑक्सीजन गैस नहीं जाना चाहिए, मतलब CO2 का। अब सबसे पहली बात है, जब जार में आप बंद कर रहे होगे तो उसमें पहले से तो CO2 होगा ना भाई, तो उसको भी तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वही वाला यूज कर लेगा। तो इस जार में आपको एक प्लेट के अंदर KOH सोल्यूशन रखना होगा। KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH एक बेस है, सबको पता होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये बात सब लोग समझ गया होगा KOH क्यों डाला गया, बिकॉज इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करना है। बिल्कुल, KOH एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इनसाइड द जार। बहुत सिंपल है, KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा CO2 को, बाकी सब गैस को छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा, कुछ और, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो गैस है उसमें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस भी हैं। बस ये CO2 को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो CO2 से रिएक्ट कर जाता है। यानी इस जार के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है। अब क्या करो, वही टेस्ट, स्टार्च टेस्ट, इसको ले जाकर डार्क रूम में रखो 2-3 दिन ताकि इसके अंदर का स्टोर फूड खत्म। ओके, फिर इसको क्या करो, अब आप लाओ धूप में, फिर 4-5 घंटे छोड़ दो फोटोसिंथेसिस होने के लिए। सब मिलेगा इसको, लाइट मिलेगा, वाटर मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, सब मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? CO2 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने दिया ही नहीं। उसके बाद आप इसके लीफ को तोड़ लो, वाटर में बॉयल करो, आगे कहानी आपको समझ गया होगा। तो इस लीफ में स्टार्च टेस्ट करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें स्टार्च बना ही नहीं होगा, क्योंकि इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। इससे प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो इस बात को वेरीफाई करते हैं। पानी तो आप नहीं दोगे तो प्लांट ऐसे ही सूख जाएगा, आपको पता है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है जो आपको वेरीफाई करते हैं कि ये सभी चीजों की जरूरत है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। इसमें से अगर कोई एक भी एब्सेंट हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। डन। अब आते हैं रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, किससे पूछ लो कि रॉ मटेरियल क्या होता है तो बता देगा चारों लगता है फोटोसिंथेसिस। जी नहीं, देखो कंडीशन और रॉ मटेरियल अलग होता है। कंडीशन मतलब क्या क्या होना, और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामान, बाहर से क्या लाना पड़ता है। जैसे कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है तो कपड़ा कैसे, किस किस चीजों से बनाती है, तो आप बताओगे कपड़ा बनाती है कपास से, कॉटन, फिर उसके वर्कर, फिर उसके मशीन वगैरह वगैरह। फिर हमने बोला बाहर से क्या लाती है, तो बाहर से बस कॉटन, कपास, वर्कर उसके खुद के, मशीन उसके। ऐसा तो नहीं कि बार बार कपड़ा बनाने के मशीन लेके आना पड़ता नहीं। तो क्लोरोफिल वगैरह को ना हम लोग रॉ मटेरियल कंसीडर नहीं करेंगे, जो बाहर से आपको खरीद के लाना पड़ता है। सनलाइट भी तो ऐसे मिल जाता है। तो दो चीज रॉ मटेरियल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। दो चीजें। अब आता कहां से, ये प्लांट में आता कहां से, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से, और आता है वाटर रूट से आता है। थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अंदर लाता है और कहां रखता है। ठीक है, आप नोट करिए इसको।
तो कैसे प्लांट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, तो एस्टोमेटा से। थोड़ा सा एस्टोमेटा हम लोग समझते चलेंगे, जल्दी जल्दी, टाइम हो रहा है, छोड़ के मत जाइएगा लेक्चर, पूरा देखिएगा। ओके, 5 मिनट ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, तो एस्टोमेटा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म करके हम लोग इस लेक्चर को इन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आएगा। ओके, तो ये एस्टोमेटा है, ध्यान से देखेंगे। एस्टोमेटा के बारे में आप जानते होंगे कि लीव्स के निचले हिस्से में जो मोटी लीव्स होती है, जो पतली लीव्स होती है, उसमें दोनों तरफ होता है, ऐसा बोलते हैं। लीव्स के निचले हिस्से में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाया जाता है प्लांट में, जिसको एस्टोमेटा बोलते हैं। किसी किसी प्लांट में ना स्टेम में भी होता है, ठीक है। किसी किसी प्लांट में जैसे कैक्टस होता है, स्टेम में भी होते हैं, ठीक है। बाद में बात करेंगे उसकी डिटेल में। तो एस्टोमेटा एक छोटा छोटा पोर होता है। एस्टोमेटा कैसा दिखता है, ये देख लो आप, ये ओपन एस्टोमेटा और ये क्लोज एस्टोमेटा, ये बंद है और ये खुला है। एस्टोमेटा को खोलने और बंद करने के लिए किडनी शेप का या बीन्स शेप के आकार का एक सेल होता है, उसका नाम है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है, दिख रहा है, 2 गार्ड सेल, इनके बीच में होल जो है उसको एस्टोमेटा पोर बोलते हैं। ये गार्ड सेल ही एस्टोमेटा को खोलता और बंद करता है, ठीक है। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। कैसे, तो पानी, अभी हम आपको बता रहे थे फोटोसिंथेसिस में जो वाटर 6 है वो काम आएगा। कैसे काम आएगा, वो वाटर क्या होगा, फ्लो इन द गार्ड सेल, गार्ड सेल में आके भर जाएगा। जब इसमें पानी भरेगा तो ये स्वेल होगा, फूलेगा और टेढ़ा होगा। फूलने से कोई चीज टेढ़ा हो जाता है, ये टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने से क्या हो गया, यहाँ बीच में ओपन एस्टोमेटा हो गया। फिर क्या होगा, खुल गया। अब क्या होगा, खुलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड खींचेगा, बट एटमॉस्फेयर का जो गर्मी है उससे पानी भी तो लॉस होगा, बिल्कुल। तो जब वो पानी लॉस करने लगेगा, धीरे 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 श्रिंक होने लगेगा। तो क्लोज एस्टोमेटा, वाटर लॉस होगा तो वो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो एस्टोमेटा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज। ओके, एस्टोमेटा का काम क्या है, तो एस्टोमेटा का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड देना, ऑक्सीजन लेना, या ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, यही चलता है, ठीक है। उसके बाद ये वाटर को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देख ही रहे आप, इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ओके, लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा समझेंगे। लीफ में बहुत पतला दिखता है, उसमें क्या क्या होता है देखो। उसमें सबसे पहले नीचे में लिया होता है एपिडर्मिस। आपने पढ़ा होगा 9th में, प्लांट में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, इसका नाम है एपिडर्मिस। वो लीफ में नीचे भी होता है, ऊपर भी। ऊपर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। नीचे में आपको गार्ड सेल और स्टोमेटा भी होता है, ये एक बनाया हमने, और होगा। और इस बीच में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सब क्लोरोप्लास्ट। दूर दूर क्यों है, बिकॉज इसके बीच में एयर स्पेस आता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो वो सब भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्यूटिकल है, आप जानते होंगे वैक्सी लेयर होता है जो वाटर लॉस को बचाता है ऊपरी हिस्से से। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म होता है बच्चों। तो अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए बाय।